साथियों, पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है, उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना? वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। जब भारत G20 जैसे सफल आयोजन करता है, तब दुनिया एक स्वर से बोल उठती है, अरे भारत तो बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 वर्षों में अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर देता है, तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा, यह आंकड़ा याद रखना, 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देता है, तो दुनिया को भी भारत के पावर का एहसास होता है। उनको लगता है देश बदल रहा है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना? वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। जब भारत G20 जैसे सफल आयोजन करता है, तब दुनिया एक स्वर से बोल उठती है, अरे भारत तो बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 वर्षों में अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर देता है, तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। जब भारत सिर्फ 10 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा, यह आंकड़ा याद रखना, 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देता है, तो दुनिया को भी भारत के पावर का एहसास होता है। उनको लगता है देश बदल रहा है। आज जब भारत डिजिटल पेमेंट्स के नए रिकॉर्ड बना रहा है, आज जब भारत
L1 पॉइंट से सूरज की परिक्रमा पूरी करता है। आज जब भारत दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाता है, आज जब दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू बनाता है, तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। और भारत कैसे बदल रहा है? कैसे बदल रहा है? भारत बदल रहा है क्योंकि भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा करता है। विश्व भर में फैले हुए भारतीयों का सामर्थ्य पर भरोसा करता है, गर्व करता है। भारत बदल रहा है क्योंकि 140 करोड़ भारतीय अब भारत को विकसित देश बनाने का सपना संकल्प लेकर के पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो। हिंदुस्तान पूरा मेहनत कर रहा है, हर किसान कर रहा है, हर नौजवान कर रहा है, हर गरीब कर रहा है। आज दुनिया के अलग हिस्सों में जो मेरे भारतीय भाई बहन रहते हैं, आप सभी भारतीय अपनी मातृभूमि की उपलब्धियों पर सीना तान करके, सर ऊंचा कर करके गर्व करते हैं। हाँ, मैं तो वहां नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया से जानकारी हुई कि राहुल गांधी जी रायबरेली पहुंच रहे हैं और हनुमान मंदिर पर चुरुआ सीमा पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए हैं। और ये भी सुना है कि पूरी रायबरेली का वो हिंदू मतदाता जिसने राहुल गांधी को वोट देकर के सांसद बनाया है, उसने पूरी रायबरेली के कोने कोने में होर्डिंग्स लगा करके, पोस्टर्स लगा करके राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं राहुल गांधी जी अपने मतदाताओं को कम से कम उनके सवालों का जवाब आज आए हैं तो जरूर देंगे। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि राहुल गांधी बड़ा डरते डरते हुए रायबरेली आए हैं। पहले उनको अमौसी एयरपोर्ट पे उतरना था, डर लगा कि अमौसी के रास्ते में कहीं कोई असुविधा न हो, तो फिर वो लखनऊ उतर गए, किसी को बताया नहीं। लखनऊ से बाय रोड पहुंचे हैं। पहले कार्यक्रम था कि रायबरेली में कई जगह जाएंगे आएंगे, लेकिन पता चला अब सारे कार्यक्रम सीमित करके उन्होंने सिर्फ भुए मऊ अपना जो घर है उसी घर के भीतर लोगों से भी मिलेंगे, उसी घर के भीतर अधिकारियों से भी मिलेंगे, उसी घर के भीतर से सेवा करेंगे, ऐसा मैंने सुना है। तो ये भाव मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी जी डरे हुए हैं। जो दूसरे को कहते हैं डरो मत, डराओ मत, आज डरते डरते रायबरेली आए हैं। ये उनका आचरण व्यवहार ही है जो उनको डरने पर मजबूर कर रहा है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने जिन हिंदुओं को हिंसक कहा है, आज जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब राहुल गांधी जी रायबरेली में हो, आपको देना चाहिए। आप रायबरेली की जनता को जवाब दो, आप हिंदू हो या नहीं हो। अगर रायबरेली की जनता ये पूछ रही है तो आपको जवाब देना चाहिए। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग हिंदू उसी को कह सकते हैं जो हिंदू माँ बाप की कोख से जन्मा हो, वो हिंदू होगा। अथवा किसी ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया हो,
हम लोगों ने, देशवासियों ने कभी उनको हिंदू धर्म स्वीकार करते हुए नहीं देखा है और ना ही कभी हिंदू माँ बाप की कोख से जन्मे हैं, ये भी मैं नहीं जानता हूं। उनकी पीढ़ियों में हिंदुत्व का कोई मतलब नहीं रहा, ना कोई हिंदू रहा है। अधिकतम लोग नॉन हिंदू रहे हैं और फिर शपथ पत्र में हिंदू लिख देना, तो ये भी आश्चर्यजनक बात है कि राहुल गांधी जब नामांकन कर रहे थे तो उन्होंने अपने धर्म में हिंदू लिखा है। तो रायबरेली की जनता पूछ रही कि आप कैसे हिंदू हो, आप जवाब दे दो, हम सब रायबरेली वासी संतुष्ट हो जाएंगे कि आप हिंदू कैसे हो। आपने सर्टिफिकेट पे हिंदू लिखा है तो उसका सवाल का जवाब दीजिए। वही सर, जाए वहां पे जो जाति हिंसा हुई उसको लेकर के मिले और राहुल गांधी जी को मणिपुर दिखाई देता है, राहुल गांधी जी पश्चिम बंगाल भी देख लो, जिनके समर्थक हो और जिनकी सरकार आपका समर्थन करती है। पश्चिम बंगाल में किसी मणिपुर से ज्यादा अन्याय जुल्म जनता पर हो रहा है। बदले की भावना से जितना पाप पश्चिम बंगाल में हो रहा है, राहुल गांधी बोलो तो कम से कम उस पर बोलो। महिलाओं को निर्वस्त्र कर पीटा जा रहा है पश्चिम बंगाल में, राहुल गांधी को केवल वही दिखता है, यहां नहीं दिखता। तो मेरा सवाल है राहुल गांधी से कि अगर दम हो तो ममता बनर्जी के खिलाफ भी आवाज उठाओ ना। आप अगर मणिपुर जाते हो तो एक बार जरा पश्चिम बंगाल भी चले जाओ ना, क्यों नहीं जाते वहां पर? सर वही हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है और भरोसा करें कि किसी भी कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को सजा हर हालत में मिलती है। जो भी दोषी होगा हाथरस कांड का, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, किस तरह से देख रहे हैं इसमें आपस में जो पार्टियां एक दूसरे को लड़ती हैं? आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव के भ्रम को 10 सीटों से नहीं देखा जा सकता। लोकसभा में जनता जो भ्रमित हुई थी, जिसको खटाखट 1 लाख रुपए का सपना दिखाया, जो अब कांग्रेस के लोगों की चौखट पर खड़ी है पैसा लेने के लिए, नहीं पा रही, आहत है, वो आने वाले इन 10 विधानसभा के उपचुनाव में महसूस कराएगा। और चाहे उपचुनाव हो और चाहे आम चुनाव हो, किसी भी चुनाव में अब भ्रमित जनता नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी, मोदी जी का साथ देगी और योगी जी का साथ देगी। और ये जो भ्रमित करने वाले लोग हैं, इनको अनुकूल जवाब अब उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जरूर देगी। इसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 3 बांग्लादेशी नेशनल हैं और एक उनका ट्रांसलेटर जो इंडियन था और एक डॉक्टर और उसके 2 हॉस्पिटल स्टाफ, तो कुल 7 गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, जो डॉक्टर हैं वो 2 अस्पतालों से बताए जा रहे हैं, तो क्या रोल था अस्पताल का, कैसे पूरा ऑपरेट करते नहीं, वो सेम ही डॉक्टर 2 हॉस्पिटल में ऑपरेट करती थी, अलग नहीं है, एक ही डॉक्टर 2 हॉस्पिटल में ऑपरेट करती थी। और अस्पताल की कोई भूमिका अभी तक कुछ नहीं है जी, अभी इसमें जांच चल रही है, उसके बाद देखा जाएगा। सर, ट्रांसप्लांट करने से पहले एक इंटरव्यू होता है, जो एक पैनल करता है, तो क्या और भी लोगों की मिलीभगत क्या आप देख रहे हैं कि हो सकती है? नहीं, वो सारे एंगल पे तफ्तीश होगी, जो भी उसमें जिसकी भी अगर मिलीभगत निकलेगी उन पे लीगल कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो डोनर थे और जो रेसिपिएंट थे वो कहाँ के होते थे, यहाँ कैसे आते थे? वो बांग्लादेशी होते थे, दोनों ही, पेशेंट भी और डोनर भी। तो वो यही जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, इन्हीं का काम था उनको ढूंढना और यहाँ पे लाना, यहाँ पे रुकवाना और फिर उनका ट्रांसप्लांट कराना। उनके जो कागजात वगैरह बनवाने हैं, उनको एज रिलेटिव्स दिखाना कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक्ट की, वो सारे वो 10 नकली कागजात भी वही बनाते थे। भारत या यूके दिल्ली में ये सब क्यों करते, ये इसी को क्यों टारगेट बनाए थे उन्होंने? उसका ऐसा कोई अभी तक स्पेसिफिक आया नहीं है कि दिल्ली ही क्यों हो, अगर कुछ आएगा तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो सर, सिर्फ पैसे का लेन देन था या कहीं जबरन भी इस तरीके की ट्रांसप्लांट करवाया गया? जबरन अभी डोनर्स से बात की जाएगी। कुछ ने, 1-2 ने कहा भी है कि हमने मना किया था पर फिर भी हमारा कर दिया, बट पैसे तो उन्होंने लिए ही हैं, तो एक तरह से वो भी मुलजिम तो ही है। लगभग कितने पैसे का सर लेन देन होता, कितना अमाउंट खर्चा होता था इसमें, जो रिसिपिएंट देता था? जो रिसिपिएंट या पेशेंट है वो कम से कम 20 से 25 लाख पूरे केस में देता था, उसमें फिर आगे ही अपने हिस्से से देख लेता था। सर, कहीं कोई प्रशासनिक मिलीभगत या ऐसा कुछ अभी तक की जांच में आया हो? नहीं, अभी तक नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। ये वो रोड है, दोनों तरफ इसके घने जंगल है, आपको दिख रहे होंगे। जिस रोड से हम आए हैं उस रोड को तो चौड़ा करने के नाम पे सैकड़ों पेड़ों को काटा गया है। और मुझे अभी जो गांव वालों ने बताया कि ये रोड जिस पे हम खड़े हैं, ये पूरी की पूरी रोड ही नई है। इस रोड से उन्होंने सार्क चौक तक जो है इस नई रोड को बनाया है। और आप देख सकते हो जंगल के बीचों बीच ये सड़क है। यहाँ जंगल था पहले? जंगल था यहाँ पे पहले, पेड़ थे बाकायदा।
और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है कि यहाँ पे सारे काम बंद कर दो। उसके बावजूद आपने देखा कि बुलडोजरों से काम चल रहा है। आप यहाँ पे मिट्टी के ऊपर इन निशानों को भी देख के कह सकते हो कि अभी तक यहाँ पे काम चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कितने पेड़ कटे, इसका फैसला उन जड़ों और तनों से होगा जो कटे हुए दिखेंगे। तो उनको भी उखाड़ के उनको भी निपटा दिया जाए और उनके ऊपर भी मिट्टी की एक लेयर डाल दी जाए, इसकी साजिश भी डीडीए द्वारा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद चल रही है। दूसरी बात आपने देखी होगी, जैसे ही हम छतरपुर से अंदर घुसे गौशाला रोड पे, आप लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं और आप पत्रकारों में से मुझे एक दो ने कह दिया कि मंत्री जी इस सड़क के एक तरफ तो सारे फार्म हाउस हैं, बड़े बड़े करोड़पतियों के, अरबपतियों के, और एक तरफ जंगल था। पहली बार में आपको दिख गया। तो अगर रोड चौड़ी करनी थी तो आप फार्म हाउसों को तोड़ देते, रोड चौड़ी कर देते। जैसे हम किसानों की जमीनों को एक्वायर करके ये फार्म हाउस बनाए गए, हम गरीब दिल्ली के गांव वालों की जमीनें एक्वायर करी सरकार ने और इन अमीरों के फार्म हाउस बना दिए। तो इन अमीरों के फार्म हाउसों की जमीन भी एक्वायर होके सड़क चौड़ी कर सकते थे, मगर उनके फार्म हाउसों को नहीं छुआ गया। जंगल के अंदर 1100 पेड़ काट दिए गए। एक और मैं आपको बात बताता हूं, यहाँ पे आसपास के लोग बताते हैं, चाहे तो आप इंटरव्यू ले लीजिएगा, एलजी साहब एक बार नहीं कई बार आए हैं। क्या करने एलजी साहब यहाँ बार बार आए हैं, ये आप एलजी साहब से पूछ लीजिएगा। यहाँ के लोग बता रहे हैं एलजी साहब ने खूब चक्कर लगाए हैं यहाँ के। जब एक बार आपको आके दिख गया कि इस रोड को चौड़ी करने के लिए आप फार्म हाउसों की जमीन ले सकते हैं, पेड़ों को बचा सकते हैं, तो एलजी साहब को ये बात क्यों नहीं समझ में आई? ये सवाल एलजी साहब के लिए। दूसरी बात, पेड़ काटने से पहले सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए थी। पेड़ काट दिए फरवरी के अंदर, किसी ने शिकायत कर दी तो फिर परमिशन मांगने सुप्रीम कोर्ट में गए, ये कह के कि पेड़ अभी काटे जाने हैं, हमें परमिशन दे दो। और सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन डिनाई करी और ये कहा क्या और कोई तरीका भी है रोड चौड़ी करने का, पेड़ों को बिना काटे। आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट जो वहां बैठा है उनके दिमाग में ये बात है कि क्या किसी और तरीके से भी रोड चौड़ी हो सकती है, मगर वो तरीका ना सोच के जंगलों को काटा गया। और मैं समझता हूं फार्म हाउसों और फार्म हाउस मालिकों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया और इसके अंदर बड़ी गड़बड़ी की आशंका साफ साफ नजर आ रही है, साफ साफ। उन फार्म हाउसों को डबल फायदा हो गया क्योंकि अब उनके सामने की रोड जो इतनी छोटी सी रोड थी उसको आपने जो है इतनी चौड़ी रोड बना दी, तो उनको तो आपने उनकी तो कीमतों के अंदर इजाफा हो गया। जो यहाँ लोकल बता रहे हैं कि एक फार्म हाउस अगर वो 1 रुपए का था तो अब वो 5 रुपए का हो गया उस रोड की चौड़ी होने के बाद। क्या कहना चाहेंगे आप इसको? देखिए उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं जिन परिवारों ने अपने बेटों को, अपने पारिवारिक जनों को खोया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को भगवान इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, उनको साहस प्रदान करे। हम सब, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन वीर जवान शहीद परिवारों के साथ है, हर प्रकार से साथ है। इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको, दिवंगत आत्माओं को, उन वीर जवानों को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। सर, आपने परिवारों से भी बात की है अभी? निश्चित रूप से बहुत दुखद है और ऐसे समय में हम परिवारजनों के साथ खड़े हैं, हमारे परिवार के हैं,
क्योंकि उन्होंने जो अपनी शहादत दी है वो संपूर्ण देश के लिए दी है, संपूर्ण देश की रक्षा के लिए दी है। बीच राहुल गांधी ने कल मणिपुर का दौरा किया और उन्होंने प्रधानमंत्री से अर्ज किया है कि आप मणिपुर तो आइए, यहाँ के हालात को तो देखिए। देखिए, राहुल गांधी मैं देख रहा हूं कि एकदम जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को कुछ सीट मिल गए और उसके कारण इतने उत्साहित हो गए हैं, इतने उत्तेजित हो गए हैं, वो संतुलन खो बैठे हैं। मैं ये करूं, मैं वो करूं, इस तरह से उछल कूद में सारी चीजों को लेकर के जो बातें वो कह रहे हैं। मणिपुर के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? नॉर्थ ईस्ट में क्या होता रहा, कितने लोगों की हत्याएं हुई और वहां की सारी परिस्थिति के लिए अगर जिम्मेवार अगर है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, कांग्रेस का नेतृत्व हो रहा है। कितने समय से वहां पर टर्मोइल चलता रहा, कितने समय से वहां पर ऐसी परिस्थितियां बनी कि नॉर्थ ईस्ट में जीना मुश्किल हो गया तो लोगों का। अगर आज वहां पर शांति है, सारी चीजें ठीक चल रही हैं और जहां मणिपुर के बारे में कह रहे हैं, सरकार बहुत गंभीरता से, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी गंभीरता से उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चीजें ठीक होंगी और निश्चित रूप से ठीक होकर के रहेंगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज्यादा तबाह किया, डिस्टर्ब किया है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट जो लंबे समय तक सत्ता में रही उस दौरान हुआ है। विश्वगत स्टेट के अंदर पिछले 3, 4, 5 रोज से काफी देखा जा रहा है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं और खास करके कल एक बहुत बड़ा जो टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और 5 इंजर्ड हो गए। आपने हमेशा टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ी है, आप इस पे क्या कहोगे कि ये जो मैं कहता हूं, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है, हमारा पड़ोसी, और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में है। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना भर जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए, पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। ये सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है और कोई भी मुल्क आज दुनिया में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, सब इसके खिलाफ है। और जो ये कर रहे हैं उसे क्या हो क्या रहा है, इनको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? उन जवानों के घरों में मातम होगा आज और वो कह रहे होंगे कि आप क्यों बैठे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। ये उनको देखना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इस हद तक जाए तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि फिर वो रुकेगा नहीं। जो ये टेररिज्म है ये उनको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं रखेगा। पिछले दिनों पीएम पाकिस्तान का ये शरीफ साहब ये बोल रहा था कि ठीक है भाई, उसकी काबीना के कुछ लोग कि हमें एक बातचीत का रास्ता जो है वो बातचीत का रास्ता करना चाहिए। लेकिन बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा। तब तक कैसे बातचीत होगी? हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, मगर बातचीत दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चल सकती। वक्त आ गया है कि जब हमें अगर दोस्ती चाहिए तो दोस्ती के लिए वो राह बनानी है और टेररिज्म उस राह की तरफ नहीं है। इसको बंद करना चाहिए और उनको इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। आपकी क्या सहानुभूति है जो जवान शहीद हुए हैं इस देश के लिए, जो टेररिस्ट? आज ही नहीं, साल से हमारे जवान शहादत दे रहे हैं। ये तो हमें तो अफसोस है कि ये बंद होना चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि उनके घरों पे भी मातम आए? तो
क्या डॉक्टर साहब इसमें सोचा जाए कि ये टेररिज्म बार बार आपने भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके कहा है पाकिस्तान को, और हिंदुस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर रुके हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह जी थे, चाहे वाजपेयी साहब थे, चाहे नरेंद्र मोदी है, कि भाई हमें आपसे बात नहीं करनी है, आप टेररिज्म को पहले बंद करो। सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुई है, तो अभी भी वो कर रहा है, तो क्या मुझे समझ नहीं आती कि एक्शन लेना पड़ेगा? नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि उनकी सोच क्या है। मुझे समझ नहीं आती उनकी सोच क्या है, और सोच इस बात का है, दिस इज नॉट वे फॉरवर्ड, दिस इज वे बैकवर्ड, एंड इफ दे वांट मूवमेंट फॉरवर्ड दे हैव टू स्टॉप दिस थिंग and stop it now before it's too late. तो क्या इसका कुछ जिस तरीके से अगर ऐसा ही, I think the pressures of the world have to increase. The only way forward now is the pressure of the world on that country must increase, that this is not path to peace, this is path to destruction. Stop it now. And those friends of इस पुंछ के इलाके में, मैं सिर्फ सरकार से गुजारिश करूंगा कि साहब, एक तो सड़कों की हालत बहुत खराब है, इन सड़कों की हालत बेहतर करिए मेहरबानी करके, जल्दी से जल्दी, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है, मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं, जो पावर टैरिफ ने बढ़ा रखा है, उसने यहाँ की कमर को तोड़ दिया है लोगों की। पहले ही महंगाई आसमान से बात कर रही है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा, महंगाई को कम करने की कोशिश करें, और बिजली के इस जो इन्हें बढ़ा रखा है, इसको कम करिए, वापस ले जाइए, क्योंकि अगर लोग हैं तब जिंदगी है, लोग ही मर जाएंगे फिर क्या जिंदगी है। तीसरी चीज़ जो मैं इनसे कहूँगा वो ये है कि मेहरबानी करके अफसरों से कहिए वो ज़रा निकलें बाहर और लोगों की हालत देखें, कहाँ का क्या हालत है, उनकी मदद करें, मुश्किलें दूर करें। वही एक रास्ता है हम लोगों को आगे बढ़ने का। तरक्की तब होगी जब देश सचमुच लोग देख सकेंगे कि तरक्की हो रही है। आप 2-3 दिन से पुंछ के दौरे पे थे। अच्छा, मैंने देखा आप लोगों से मिले और आपने कम्युनल हार्मोनी और भाईचारे के लिए लोगों को मैंने देखा। पहले ही यहाँ भाईचारा बहुत है। मैंने देखा सिख, हिंदू, मुसलमान तीनों इकट्ठे चल रहे हैं, इकट्ठे जानते हैं कि इकट्ठे ही हमारी जिंदगी है। फिर मुसलमानों में मैंने देखा शिया तबका है, मुहर्रम का जमाना है, वहां भी मैंने देखा कितना मिलन है सब में, कितनी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको कायम रखना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ देश में इसकी बड़ी आवाज है आज, और उसी ने जिस इलेक्शन में भी दिखा दिया, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, कि नफरतें जीत नहीं सकती, मोहब्बत जीत सकती है, और उस मोहब्बत को कायम रखना बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव पहले पुल गिर रहा था, उसको लेकर सरकार को घेर रहे थे, अपराध को लेकर घेर रहे थे, अब बढ़ते महंगाई को लेकर घेर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई भी सब्जी बताइए जिसका दाम 45 रुपए से ऊपर है। सब्जी उत्पादन वैसे दौर में जब वर्षापात हो रहा हो तो स्वाभाविक है। अब बाढ़ की स्थिति भी है, विभिन्न जगहों पर दियारा के इलाके डूब गए हैं, तो सब्जियों के दाम तो बढ़ेंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आपको अंतर क्या पड़ता है इसको पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर जमीन हो, तो आप तो सब्जी उत्पादन करिए, गरीब लोगों को दान में दीजिए, आप पर क्या असर सब्जी के महंगाई का पड़ेगा। सब्जी जैसी एक महत्वपूर्ण जो खाद्य पदार्थ है, इसकी चुनौती जनता जानती है कि चूंकि प्रकृति में जो बदलाव आया, मानसून आने के बाद महंगाई इसमें बढ़ती है, इसको स्वीकार करने में कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका आपको भाजन बनिएगा, यह आपके जैसे राजनीतिक जमीन of Uttarakhand. What the actual scenario here and what you are analyzing, sir? देखिए, अभी हम यहाँ पे बनबसा के देवीपुरा इलाके में हैं। पिछले 4 दिन से कुमाऊं में काफ़ी बारिश हुई है। इनफैक्ट कल शाम से जलस्तर बढ़ने लगा था, और उसके बाद यहाँ पे मुनादी भी कराई गई थी, वार्निंग भी की गई थी, और आज सुबह फिर बहुत तेज़ बारिश हुई। इनफैक्ट बनबसा की बात करें तो लगभग 430 mm बारिश पिछले 24 घंटे में हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल से फिर सुबह इसकी समीक्षा भी हुई थी, डायरेक्शंस भी मिले थे, और हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चला था। इसमें एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने, हमारी जल पुलिस है, लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कंबाइंडली एक अच्छा ऑपरेशन चला,
जिसमें कि लगभग 400 के आसपास इवैक्यूएशन हुए हैं, जिनको हमने अपने कैंप्स में भी भेजा है। बहुत से लोगों ने इस बात को प्रेफर किया कि वो अपने रिश्तेदारों के घर जाएं। कैंप्स में जहाँ पे हैं वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था, जो घरों पे भी स्टैंडर्ड है वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसमें की गई है। और डीएम्स को सभी जगह निर्देश हैं कि एक जो हम अहेतुक धनराशि बांटते हैं उसका भी सर्वे हम कल तक करके वो पहुँचा दें। केवल आपके माध्यम से एक अपील है, एक तो सभी जो लोग इस इलाकों में रह रहे हैं कि इस वक्त थोड़ा सा स्नेक बाइट केसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि पानी जगह जगह रुका हुआ है, तो सूखे स्थानों पे और ऊंचे स्थानों पे सोएं, कोई फर्श में न सोए, इसका ध्यान दिया जाए। और इसके अलावा आने वाले समय में कुछ वाटर बॉर्न डिजीज का खतरा रहता है, तो उसके लिए भी हमारी तैयारी रहेगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कितनी टीमें डिप्लॉयड हैं और किस तरीके से आप एक्टिवली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं? हम ये भी न्यूज़ गैदर कर पा रहे हैं कि कल सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ पर विजिट करने वाले हैं। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का कल यहाँ पे दौरा है और उस बाद उनके बाद डायरेक्शंस और जो बाकी समीक्षा है वो भी होगी। इसमें हमारी सभी जगह टुकड़ियां बट गई थी। इनफैक्ट यहाँ पे बनबसा में तो हमने यहाँ से रिक्वेजिशन आर्मी से भी किया था, उनकी ओर से भी 2 राफ्ट मिले थे और 40 जवान मिले थे। बाकी खटीमा के आपके लोहिया हेड इलाके में, चकरपुर इलाके में, सितारगंज के शक्ति फार्म इलाके में, इन सभी जगहों पे ऑपरेशन चले और एक अच्छा ऑपरेशन चला। क्या कोई कैजुअलिटी भी रिपोर्ट की गई है या फिर कोई इंजरी रिपोर्ट की गई है इस फ्लड लाइक सिचुएशन में? इसमें प्रायोरिटी हमारी यही थी कि पहले हम जहां पे लॉस ऑफ लाइफ संभावित है, लोग स्टैंडर्ड हैं, उसको वरीयता दें, और जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है उसको हम बाद में देख लेंगे। तो अभी इस प्रकार से लॉस ऑफ लाइफ की कोई सूचना नहीं। अभी इस तरीके की कंडीशन कितने दिन बनी रह सकती है आपका प्रिजम्पटिव? देखिए, मानसून्स में क्योंकि इस तरह की घटनाएं आम हैं, उत्तराखंड में हम प्रिपेयर्ड रहते हैं, हमारी एक ड्रिल भी है, हमारी एसओपीज भी हैं जो सेट हैं। रेड अलर्ट आज तक का तो खैर था ही, अभी कल की जो अपडेटेड सूचना है शाम को 10 बजे एक बार दोबारा प्राप्त हो जाएगी और उसी के अनुसार हमारे डीएम से हमारी सब। इसलिए आज पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन कर लिया गया है। उसके उपरांत हम सभी लोग मंत्रिमंडल में ये हम लोगों ने बैठक भी की। सब लोग कल से अपने अपने कार्यों में लगेंगे और आज एक छोटा सा और इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो, ऐसा एक हम लोगों ने विचार रखा। क्योंकि राज्य में आप सबको पता है कि माइनिंग गतिविधियां सबसे अधिक चलती हैं। विभिन्न तरीके के माइनिंग एक्टिविटीज यहां पर होती हैं और हम लोग बोलते भी हैं कि 40% से अधिक खनिज संपदा हमारे राज्य में है पूरे देश का। लेकिन उससे प्रभावित होने वाले लोगों के विषय को लेकर कोई स्पष्ट नीति सरकार के पास नहीं थी। जो विस्थापित हुए या जो विस्थापित होने वाले हैं उन लोगों के लिए, और आज हम लोगों ने बहुत जल्द विस्थापन आयोग बनाने का आज कैबिनेट में प्रस्ताव को रखा है और इस पर अब हम लोग बहुत जल्द एक मसौदा तैयार करेंगे। सभी विस्थापित लोगों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण भी हम लोग करेंगे। एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा जिससे सभी माइनिंग क्षेत्रों में उतार चढ़ाव को हम लोग समझ सकें और एक दस्तावेज हो इस राज्य में हो रहे माइनिंग गतिविधियों को लेकर, उसका प्रभाव को लेकर, हमारे लोग क्या खोते हैं, क्या पाते हैं, किनको क्या मिला नहीं मिला, इसका प्रभाव क्या है, इसको लेकर हम लोग बहुत जल्द उसका एक मसौदा तैयार करेंगे। और जो यहाँ पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनको खेत खलिहान घर द्वार छोड़ना पड़ता है, उनको कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए हम लोग सरकार एक नीति बनाएगी। बैठक में शामिल था, मकसद क्या था? जी,
मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, मैं हाथरस का प्रभारी मंत्री हूं, और उन्होंने कहा कि जो एकमुश्त धनराशि सरकार ने दी वो तो दी ही, इसके अलावा हर ऐसी योजना जिसके तहत मृतक परिवारों को या घायलों को हम लोग सहायता कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो आज समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारियों को मैंने बुलाया। 19 जिले प्रभावित हैं जहां पे मृतक परिवार हैं। हर घर पे हमारे अधिकारी जाएंगे, जाकर के सूची बनाएंगे कि विभिन्न योजनाओं में किस किस में उनको लाभ अधिकारपूर्वक देना है या विशेष रूप से उनको हम लोग दे सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह मैं इसकी समीक्षा करूंगा। उद्देश्य ये है कि जिस परिवार को क्षति हुई है, उदाहरण के तौर पे एक योजना है जिसके तहत 2 बच्चों को बाल्य सेवा योजना में 2500 रुपये प्रति माह की एक अलाउंस एक मिल जाता है, स्टाइपेंड मिल जाता है। बहुत से लोगों को पता नहीं इस बारे में। तो हम घर घर जाकर के सभी 121 परिवारों की इस प्रकार सहायता करेंगे। विभिन्न सरकार की इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, कृषक बीमा योजना है, श्रम विभाग की योजना है। तो अध्ययन करना पड़ेगा कि किस परिवार को क्या अनुमन्यता है, वो करके गारंटी के साथ में हम सबको उनके घर बैठे हुए योजनाओं का लाभ पहुंचा देंगे, जिससे कि केवल एक बार की राहत से हम संतुष्ट नहीं है, हमको उस परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेनी है, बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना है, और जहां भी कुछ हम कर सकते हैं पूरा हम आच्छादित करेंगे। सर, इस बैठक में कौन-कौन शामिल था? जी, बैठक में माननीय सांसद जी अनूप वाल्मीकि जी शामिल थे, जिलाधिकारी आशीष कुमार जी थे, और साथ साथ 8 जिलों के समाज कल्याण अधिकारी आए हुए थे और बाकी ऑनलाइन ज्वाइन किए हुए थे। सर, एक सवाल यह है कि डे 1 से आप लगातार इस पूरे इंसिडेंट को देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को बहुत करीब से देख रहे हैं, बड़े पुलिस अधिकारी हैं, तो इन्वेस्टिगेशन सर कहाँ तक पहुंची है, इसकी कितनी अरेस्टिंग हुई अब तक? जी, इन्वेस्टिगेशन के बारे में रेगुलर अपडेट्स डिस्ट्रिक्ट पुलिस दे रही है, आईजी रेंज दे रहे हैं। मैं जानता हूँ शायद लास्ट काउंट पे 9 या 10 गिरफ्तारियां इसमें हो गई थी, और जिसका जितना दोष है उसका आकलन पुलिस कर रही है, और उसके अनुरूप गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, और ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है जिससे कि न्यायालय में सभी को दंडित किया सके, कोई छूटने ना पाए। सर, इसके अलावा जुडिशियल इंक्वायरी भी चल रही है, वो कहाँ तक पहुँच गई? ये मेरे लिए कहना मुश्किल है। तो जुडिशियल इंक्वायरी है, जुडिशियल इंक्वायरी ने अपनी विजिट की है और उन्होंने अपना परीक्षण भी किया है। मुझे विश्वास है कि वो कई बार ऐसा करेंगे, तब जाकर के वहाँ से रिपोर्ट आएगी, क्योंकि वो बहुत गहनता से काम उनको करना होता है। मुंबई में अभी तक ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले आईएमडी की तरफ से रेड अलर्ट किया गया है। तो इसमें 3-4 चीज़ें रेलवे की तरफ से की गई है। अगर आपने देखा होगा तो जो ट्रेडिशनल स्पॉट्स थे जहां पे पानी का संचय ज़्यादा होता था, जिससे कि रेलवे की सेवाएं अफेक्ट होती थी, इन सारी जगहों पे पंपिंग मशीन्स का अरेंजमेंट किया गया है। कई सारी जगहों पे ट्रैफिक लिफ्टिंग के या परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन के, जैसे कि एडिशनल कहीं ड्रेन बनाना, ये काम किए गए हैं। किंतु अभी जो रेड अलर्ट है, इसमें इन कामों के साथ साथ में ही मध्य रेलवे ने एडिशनल आरपीएफ स्टाफ और एडिशनल टिकट चेकिंग स्टाफ का डिप्लॉयमेंट अलग अलग स्टेशनों पे किया गया है, जो कि भीड़ का जो प्रॉपर मैनेजमेंट है उसमें सभी लोगों को मदद करेंगे। और इसी के साथ ही मध्य रेलवे ने और महाराष्ट्र सरकार ने भी ये सारे यात्रियों से भी ये दरख्वास्त की है, ये अनुरोध किया है कि कृपया जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो तब तक आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि दोनों, अगर ये रेड अलर्ट में बारिश ज़्यादा होती है, जैसे कि आज रात में 12 बजे से 6 बजे तक करीब 300 mm की बारिश हुई, जिसके चलते मध्य रेलवे की लोकल सेवाएं भी कुछ समय तक प्रॉपरली नहीं चल पाई। ऐसी अगर बारिश होती है या इससे ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है तो सेवाओं को चलाना या मध्य रेलवे के ऊपर जो लोकल सेवाएं हैं, चाहे वो मेन मार्ग की हो चाहे हार्बर मार्ग की हो, वो दुर्धर हो सकता है। इसीलिए हमारा सभी यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो तब तक यात्रा करने से परहेज करें। सर, अभी कितनी ट्रेन डिले चल रही है, क्या कितनी इफेक्ट हुई है, क्या कहना चाहेंगे? अभी जो ट्रेनें चल रही हैं उन ट्रेनों में अगर मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की हम बात करें तो करीब हमारे पास में 30 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है, जिसकी जानकारी हमने जो ऑथराइज्ड टिकट या ऑथराइज्ड नंबर आपने अपने टिकट में दिया था उसके ऊपर आईआरसीटीसी के द्वारा मैसेज के द्वारा कन्वे किया गया है। साथ ही साथ सारे ही सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से भी ये जो गाड़ियां रिशेड्यूल हुई हैं उसकी जानकारी हम यात्रियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी
टोटल 9 गाड़ियां हैं जो कि कैंसिल करनी पड़ी थी हमें, जो सुबह जल भरा हुआ था उसकी वजह से। और साथ ही साथ में हमारे पास में करीब 4 गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट की गई थी, जिनकी ओरिजिन भी वहीं से होगी, जिसमें कि प्रामुख्य से पंचवटी एक्सप्रेस है जो मनमाड़ से चालू होकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आती है, जिसको आज मनमाड़ से इगतपुरी तक ही चलाया गया था। इगतपुरी से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के दरमियान ये गाड़ी रद्द की गई थी। लोकल कितनी इफेक्ट हुई है सर बारिश की वजह से? इसमें लोकल का जो इफेक्ट का नंबर है वो मुख्यत्वे करके जो फास्ट लोकल थी वही अफेक्ट हुई है। जो स्लो लोकल अपनी लाइन थी उनके ऊपर से लोकल ट्रेनों का परिचालन अबाधित चल रहा था, किंतु वो अपने एक नियमित गति से बहुत कम गति में चल रही थी। जहां जहां पानी भरा हुआ था, पानी का भराव था, जल संचय था, वहां पे उन सारी जगहों पे उनकी जो गति है वो निर्धारित गति से काफी कम रखी गई थी, ताकि किसी भी लोकल को लॉन्ग टर्म में दिक्कत ना हो। किसी भी रेक का जो मरोनिंग होता है, जिसमें कि रेक के जो इंजन है वो चलने से असीमित हो जाते हैं या चल नहीं पाते हैं, ऐसी कोई परेशानी हमें सामना ना करना पड़े, इसलिए हम लोगों ने उनको सीमित स्पीड के साथ चलाया था।